मैं जमीला के साथ बड़े सुकून से चलता स्टेशन की ड्योढ़ी में आ गया, जहां बहुत से मुसाफिर थे और शोर सा मचा हुआ था। मुझे लग रहा था कि इंटेलिजेंस वाले की नजरें मेरा ताक़ुब कर रही हैं। मैंने जानबूझकर हाथ में पकड़ा हुआ लिफाफा नीचे गिरा दिया। मैंने लिफाफा उठाने के बहाने पीछे गेट पर निगाह डाली तो देखा कि वो आदमी कुर्सी पर ही बैठा हुआ था। मैं मुतमईन हो गया कि इस शख्स की निगाहों में नहीं आया। स्टेशन से बाहर आकर मैं बाएं जानिब हो गया। हर तरफ रोशनियां थीं, सड़क पर बहुत ट्रैफिक थी। लेडी हार्डिंग लाइब्रेरी स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं थी। हम फुटपाथ पर चलते हुए लाइब्रेरी के करीब आ गए। लाइब्रेरी के बड़े गेट की एक जानिब पुराने मॉडल की गाड़ियां खड़ी थीं। गाड़ी के बाहर कोई आदमी नहीं था। मैं जमीला के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ा। करीब जाकर देखा कि ड्राइविंग सीट पर मुश्ताक साहब बैठे थे। खिड़की का शीशा नीचे उतारकर बोले, दोनों पीछे बैठ जाओ। उन्होंने शीशा ऊपर कर दिया क्योंकि दिल्ली में काफी सर्दी थी। हम गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गए। मुश्ताक साहब ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी स्टेशन से निकलकर दिल्ली की सड़कों पर आई तो मुश्ताक साहब ने सामने की तरफ देखते हुए कहा, भाभी जान आदाब। मैंने जमीला को कोहनी मारी। जमीला एक बार फिर किसी गहरी सोच में गुम थी। चौंक पड़ी। मैंने कहा, मुश्ताक साहब ने सलाम किया है। जमीला ने आहिस्ता से वालेकुम अस्सलाम कहा और खामोश हो गई। मुश्ताक साहब मुझसे मुखातिब होकर बोले, तुमने बड़ी बहादुरी का सबूत दिया है करमदाद। तुम्हारी दास्तान आराम से बैठकर सुनूंगा। मैंने पूछा, क्या हम होटल जा रहे हैं? उन्होंने कहा, नहीं, जमीला भाभी को साथ लेकर तुम्हारा होटल में ठहरना खतरनाक बात होगी। होटल श्रीराज के आदमी आते जाते रहते हैं। जमीला मेरे बिल्कुल साथ लगकर बैठी हुई थी। मैंने महसूस किया कि श्रीराज का नाम सुनकर उसने एक झुरझुरी सी ली थी। वो सच्ची थी। श्रीराज ही वो बदमाश था जिसके आदमी जमीला को कलकत्ते से खरीद कर दिल्ली ले गए थे और श्रीराज ही ने जमीला को पुजारी देवगिरी के हवाले किया था। गाड़ी दिल्ली की रोशन रोशन सड़कों पर दौड़ती चली जा रही थी। मैं उस शहर की सड़कों से ज्यादा वाकिफ नहीं था। गाड़ी शहर की ज्यादा ट्रैफिक वाली सड़कों से निकलकर एक निस्बतन कम ट्रैफिक वाली सड़क पर आ गई थी। मैंने मुश्ताक साहब से बिल्कुल न पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। जाहिर था कि वो हमें किसी ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां हम श्रीराज और इंटेलिजेंस वालों की निगाहों से महफूज होंगे। गाड़ी ऐसे इलाके से गुजर रही थी जहां दूर दूर कोठियों की रोशनियां नजर आ रही थीं। सड़क पर ट्रैफिक भी न होने के बराबर थी। काफी देर के बाद गाड़ी बड़ी सड़क को छोड़कर एक छोटी सड़क पर आ गई जहां फासले फासले पर मकानों की रोशनियां थीं। ऊंचे ऊंचे दरख्त भी थे। गाड़ी एक मकान के आगे रुक गई। मैंने गौर से देखा, एक मंजिला मकान था। आगे दीवार थी। दीवार में दरवाजा था जो बंद था। मकान पर अंधेरा छाया था। सिर्फ एक जानिब शायद किचन या गुस्ल खाने की बत्ती जल रही थी। हम गाड़ी से बाहर आ गए। मुश्ताक साहब ने कहा, ये मेरा अपना मकान है। होटल खोलने से पहले मैं यहीं रहा करता था। यहाँ तुम लोग बिल्कुल महफूज हो गए। मुश्ताक साहब ने घंटी का बटन दबा दिया। दूसरी बार बटन दबाने से अंदर बरामदे की बत्ती रोशन हो गई। किसी मर्द की आवाज आई, मियाँ कौन हो? मुश्ताक साहब ने कहा, चचा दरवाजा खोलो। आ गया हुजूर। और फौरन दरवाजा खुल गया। एक बूढ़े आदमी ने बड़े अदब से हमें सलाम किया और मुश्ताक साहब से पूछा, हुजूर मेहमानों का सामान गाड़ी में ही है? मुश्ताक साहब बोले, नहीं चचा खैरदीन, सामान नहीं है, तुम जाकर बेडरूम खोल दो। मुख्तसर सा आरामदेह और अलग थलग मकान था। बेडरूम में 2 पलंग साथ साथ लगे थे। बिछोना बिछा हुआ था। मुलाजिम खैरदीन ने बिजली का हीटर ऑन कर दिया। मुश्ताक साहब बोले, चचा मेहमानों के खाने का इंतजाम कर दें। जी हुजूर। मुलाजिम चला गया। जमीला पलंग पर बैठ गई। उसने सिर्फ साड़ी पहन रखी थी। उसे सर्दी महसूस हो रही थी। मैंने उसके शानों पर कंबल डाल दिया। मुश्ताक साहब कहने लगे, भाभी के लिए गर्म कपड़ों का बंदोबस्त हो जाएगा। बाकी रूम साथ ही है, वहाँ गर्म पानी भी है। तुम लोग मुंह हाथ धो लो, मैं कुछ देर में आता हूँ। मुश्ताक साहब के जाने के बाद मैंने जमीला से कहा, तुम अंदर जाकर नहा लो, मैं तुम्हारे बाद नहाऊंगा। जमीला ने कोई जवाब न दिया। खामोशी से उठकर गुस्ल खाने में चली गई। मैं बिजली का हीटर करीब करके पलंग पर बैठा रहा। वो नहाने के बाद बाहर आई तो बालों को तौलिए से खुश्क कर रही थी। कहने लगी, तुम भी नहा लो। मैंने भी गुस्ल किया। गर्म पानी ने जिस्म को फिर से तरोताजा कर दिया। गुस्ल खाने में नए टूथब्रश, कंघी, तौलिया वगैरह सब कुछ मौजूद था। इतने में मुश्ताक साहब आ गए। कहने लगे, तुम लोगों के लिए नए कपड़े अब सुबह ही आएंगे। खाना तैयार हो गया है, आओ खाना खा लो। साथ वाले छोटे से कमरे में जमीन पर कालीन बिछा हुआ था। कालीन पर दस्तरखान बिछा था और खाना मुलाजिम ने लगा दिया था। हमने खाना खाया। खाने के दौरान मैंने मुश्ताक साहब को अपनी सारी राम कहानी सुना दी, लेकिन जमीला के जिस्म पर सांपों के चलाने और सांपों के मंत्र फूंकने का बिल्कुल जिक्र न किया। यही कहा कि नाग देवी के मंदिर में जमीला को पुजारी देवगिरी ने दूसरी देवदासियों के साथ रखा हुआ था। मैं किसी न किसी तरह वहां पहुंच गया और जमीला को वहां से निकालने में कामयाब हो गया। मुश्ताक साहब मेरी दास्तान सुनकर बोले, बड़ी हिम्मत की तुमने करमदाद। खुदा का शुक्र है कि भाभी को इन काफिरों की कैद से निजात मिली। बस अब तुम लोगों को सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि बिला जरूरत इस
इस मकान से बाहर न जाना। भाभी के फरार का श्रीराज को जरूर पता चल जाएगा। देवगिरी पुजारी चूंकि बदमाश श्रीराज का गुरु है, इसलिए उसके आदमी भाभी की तलाश में चारों तरफ निकल पड़ेंगे। श्रीराज के बाज आदमियों ने भाभी को देख रखा है, इसलिए मैं भाभी को भी हिदायत करूंगा कि भाभी तुम इस मकान के अंदर ही रहना। मैंने मुश्ताक साहब से कहा, मुश्ताक साहब आपके हम पर पहले ही बड़े एहसान हैं, एक एहसान और कर दीजिए और हमें किसी तरह पाकिस्तान पहुंचा दें। खाना हम खा चुके थे। मुश्ताक साहब बोले, मियाँ हाथ धो लो, बैठकर बात करेंगे। उस वक्त बूढ़ा मुलाजिम खैरदीन हमारे हाथ धुला रहा था। जब वो चला गया तो हम दीवार के साथ लगे पुराने सोफों पर बैठ गए। मुश्ताक साहब ने जमीला से कहा, भाभी आप अंदर जाकर आराम करें, आप बहुत थकी हुई हैं। मैंने भी जमीला से कहा कि वो बेडरूम में जाकर सो जाए। जमीला उठकर चली गई। मुश्ताक साहब मेरे पास ही सोफे पर बैठे थे। इस कमरे में भी बिजली का हीटर चल रहा था, जिसकी वजह से कमरे की फजा सर्द नहीं रही थी। मुश्ताक साहब बोले, करमदाद भाई तुम लोगों के पाकिस्तान पहुंचाने का काम इतना आसान नहीं है, बल्कि अगर सोचा जाए तो जो हालात इस वक्त हैं, इन हालात में तुम्हारा बॉर्डर क्रॉस करना नामुमकिन है। भारत और पाकिस्तान की जंग अगरचे खत्म हो चुकी है, मगर दोनों मुल्कों की फौजें सरहदों पर मोर्चा बंद हैं। मैंने कहा हम पाकिस्तानी सिफारत खाने चले जाएं तो हमारी मुश्किल हल हो सकती है। मुश्ताक साहब बोले, इसका मतलब है कि तुम्हें हालात की संगीनी का बिल्कुल इल्म नहीं। मियाँ करमदाद दोनों मुल्कों के सिफारत खाने अभी तक बंद हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाना खुला होता तो कोई मसला ही नहीं था। मैंने कुछ सोच कर कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बॉर्डर क्रॉस करने की बजाय यहाँ से बर्मा या दुबई की तरफ निकल जाएं? मुश्ताक साहब बोले, हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर भी चेकिंग बड़ी सख्त होगी, वहाँ तो तुम लोग फौरन पकड़े जाओगे। जहाँ तक तुम्हारे इंडिया से बर्मा की तरफ निकलने का सवाल है तो इस सिलसिले में हाजी फरीद अहमद साहब ही कुछ बता सकेंगे, क्योंकि वो कलकत्ते में रहते हैं और बर्मा की तरफ बहरी जहाज कलकत्ते की बंदरगाह से ही चलते हैं। मैं उनसे फोन पर बात करता हूँ। मुझे यकीन है कि अगर वो इस पोजीशन में हुए तो तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। तब तक तुम इसी मकान में रहो। रात 10 बजे के करीब मुश्ताक साहब चले गए। मैं बेडरूम में गया तो जमीला लिहाफ ओढ़े गहरी नींद सो रही थी। सोने से पहले उसने बिजली का हीटर बंद कर दिया था। मैं दूसरे पलंग पर लेट गया। जहन में तरह तरह की तरकीबें आ रही थीं, मगर इंडिया से कोई राह फरार दिखाई नहीं देती थी। दूसरे रोज मेरी जल्दी आंख खुल गई। दिन निकला ही था। जमीला अभी सो रही थी। मैंने उसे जगाना मुनासिब न ख्याल किया, न जाने वो कब से जाग रही थी। मुलाजिम चचा खैरदीन किचन में चाय तैयार कर रहा था। सर्दी अपने जोबन पर थी। खैरदीन ने नाश्ते का पूछा तो मैंने कहा कि बेगम सो रही हैं, उठेंगी तो नाश्ता करेंगे। मैंने सिर्फ चाय की एक प्याली पी और वापस बेडरूम में आ गया। जमीला ने पहलू बदला। थोड़ी देर बाद उसने लिहाफ हटाकर मेरी तरफ देखा, फिर खुद ही उठकर बैठ गई। मैंने पूछा, अब तबीयत कैसी है? वो अपने बालों को पीछे बांधते हुए बोली, बड़ी मुद्दत के बाद गहरी नींद सोई हूँ। तुम कब आए? मैंने कहा, अभी थोड़ी देर पहले। हमने बेडरूम में नाश्ता किया। मैंने वो सारी बातें जमीला को बता दी जो मेरे और मुश्ताक साहब के दरमियान बॉर्डर क्रॉस करने के सिलसिले में हुई थी। वो खामोशी से सुनती रही। कहने लगी, क्यों ना हम वापस बांग्लादेश चले जाएं? वहाँ के हालात अब ठीक हो गए होंगे। वहाँ हमारा मकान भी है, दुकान भी है। मैंने कहा, बांग्लादेश गए तो मुझे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उस तरफ वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, एक उम्मीद है कि शायद कलकत्ते वाले फरीद अहमद साहब हमारे रंगून की तरफ निकल जाने का कोई बंदोबस्त करवा दें। बहरी जहाज में न सही हम बर्मा की सरहद भी क्रॉस कर सकते हैं। उस तरफ तो बॉर्डर सिक्योरिटी इतनी सख्त नहीं होगी। जमीला ने कोई जवाब न दिया, अपनी कोई राय जाहिर न की। 11 बजे मुश्ताक साहब गाड़ी में आ गए। वो जमीला के लिए और मेरे लिए नए कपड़े लाए थे। कहने लगे, भाभी के लिए मैं 2 साड़ियाँ लाया हूँ, यहाँ यही पहनावा ठीक रहेगा। एक गर्म ऊनी जर्सी और लेडीज कोट भी लाया हूँ। जमीला ने मुश्ताक साहब का शुक्रिया अदा किया तो कहने लगे, भाई आप हमारी भाभी हैं और हमारे बच्चों की तरह भी हैं। मियाँ करमदाद, तुम्हारे लिए ये गर्म पतलून और कमीजों का जोड़ा है। जैकेट तुम्हारे पास पहले ही से है, अगर कहोगे तो नई गर्म जैकेट भी आ जाएगी। मैंने कहा, मुश्ताक साहब मेरी ये पुरानी जैकेट काफी गर्म और ठीक ठाक है, नई की जरूरत नहीं। कहने लगे, मैंने कलकत्ते हाजी फरीद साहब को फोन किया था, वो दुकान पर नहीं थे। नौकर ने कहा कि वो मार्केट गए हैं, दोपहर के बाद फिर फोन करूंगा। जो बात हुई तुम्हें रात को आकर बता दूंगा। कुछ देर बैठकर मुश्ताक साहब चले गए। जब शाम का अंधेरा हो गया तो जमीला ने मुझसे कहा, क्यों ना थोड़ी देर बाहर चल फिर लें, मैं तो यहाँ बैठी बैठी बोर हो गई हूँ। मैंने कहा, मुश्ताक साहब ने बाहर निकलने से मना कर रखा है। वो बोली, शाम हो गई है, यहाँ अंधेरे में हमें कौन देखेगा, आओ थोड़ी देर बाहर टहलते हैं। मेरा ताजा हवा में जाने को दिल चाहता है। हम मकान के करीब ही रहेंगे। मैंने सोचा हम मकान के पीछे जो वीरान जगह है वहाँ थोड़ी देर टहल लेते हैं, इस तरह जमीला की तबीयत बहल जाएगी। मैं उसे लेकर मकान के पीछे आ गया। ये एक
एक गैर आबाद खुला मैदान था जहां किसी तारीखी इमारत का शिकस्ता खंडर था। मैंने इस खंडर को दिन के वक्त देखा। झटपटे की फजा थी। शाम काफी गहरी हो गई थी। सख्त सर्दी की वजह से कोहरा फैला हुआ था। जमीला ने गर्म लेडी कोट पहन रखा था। मैंने भी जैकेट के बटन ऊपर तक बंद किए हुए थे। हम मकान के करीब ही टहलने लगे। मैं उसे कहने लगा, खुदा ने चाहा तो हम बहुत जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। बड़ी मुसीबत कट गई है, ये दिन भी गुजर जाएंगे। अंधेरे में काफी दूर दूर मकानों की रोशनियां झिलमिला रही थीं। हम टहलते टहलते बोसीदा खंडर तक चले गए। वहां से वापस आने लगे तो जमीला बोली, ये कोई तारीखी जगह मालूम होती है। रात के बढ़ते हुए अंधेरे में खंडर की बारादरी एक भूत की तरह लग रही थी। मैंने कहा, दिल्ली शहर इस किस्म के खंडरात से भरा पड़ा है, चलो वापस चलते हैं। वो बोली, इस खंडर के अंदर जाकर देखते हैं। मैंने कहा, पागल हो गई हो, वहां सिवाय मिट्टी और पत्थरों के और क्या होगा। वो जिद करने लगी तो मैंने उसे डांट दिया। वो आजुर्दा सी हो गई। मैंने उसे आहिस्ता से अपने साथ लगाया और कहा, जमीला रात के वक्त ऐसी जगहों पर नहीं जाया करते, क्या खबर वहां कोई जिन भूत हो, ऐसी जगहें आज से भी हुआ करती हैं। उसने कोई जवाब न दिया और मेरे साथ वापस मुड़ गई। मैं टहलते टहलते दोबारा खंडर की तरफ न गया बल्कि दूसरी तरफ निकल गया। हम कोई 50 कदमों के अंदर अंदर टहल रहे थे। मैंने महसूस किया कि जमीला बार बार निगाहें उठाकर खंडर की तरफ देख लेती थी, जो अब रात की तारीकी में किसी स्याह फाम चुड़ैल का सर मालूम हो रहा था। मैंने कहा, सर्दी ज्यादा हो गई है, वापस आ जाओ। मकान में आकर वो बिस्तर में लेट गई और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मैं किचन में चला गया जहां बूढ़ा मुलाजिम खाना तैयार कर रहा था। मैंने बातों ही बातों में उससे मकान के पिछवाड़े वाले खंडर के मुतालिक पूछा तो उसने कहा, इस खंडर के बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। कोई कहता है यहाँ बादशाह अकबर का हाथी दफन है, कोई कहता है ये मरहट्टा सरदार होलकर की सपेरन बीवी की मुड़ी है। हमने तो अपने बचपन के जमाने से इसी तरह देखा है। सपेरन के नाम से मैं चौंका। मैंने मजीद कुरेदते हुए पूछा, मरहट्टा सरदार की सपेरन बीवी कौन थी? चचा खैरदीन बोला, मियाँ कहते हैं कि जब मरहट्टे दिल्ली पर हल्ला बोल रहे थे और उनका यहाँ आना जाना लगा रहता था तो एक बार मरहट्टा सरदार होलकर ने यहाँ पड़ाव डाल रखा था। यहाँ सपेरों की बस्ती थी। उसने एक सपेरन को देखा जो बहुत खूबसूरत थी। सरदार होलकर ने उससे शादी कर ली। कहते हैं शादी की पहली रात सपेरन को किसी नाग ने डस लिया और वो मर गई। लोग कहते हैं कि ये नाग उसी सपेरन से मोहब्बत करता था जो खुद भी एक नागिन थी। सरदार होलकर ने उसी जगह सपेरन को चिता में नजर आतिश किया और उसकी याद में एक मुड़ी बना दी। चुनाचे इस खंडर को लोग नागिन की मुड़ी कहकर पुकारते हैं। मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। जमीला पर सांपों के जो मंत्र फूंके गए हैं, कहीं उन्होंने अपना असर दिखाना शुरू तो नहीं कर दिया। मैं परेशान सा होकर वापस कमरे में आया तो जमीला सो रही थी। रात भर मैं पूरी तरह से नींद न ले सका। मुश्ताक साहब ने रात को आने का कहा था मगर वो दूसरे दिन दोपहर के वक्त आए। कहने लगे, कलकत्ते में हाजी फरीद अहमद से मेरी बात हो गई है। मैंने उन्हें सारी बात समझा दी है। उन्होंने कहा है कि करमदाद और भाभी को अभी दिल्ली में ही कुछ रोज रखो। इतनी देर मैं यहाँ मालूम करता हूँ कि उन्हें बर्मा की तरफ भिजवाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ उम्मीद बंध गई थी। मुश्ताक साहब ने मजीद कहा, हाजी साहब को भाभी के वापस मिल जाने की बड़ी खुशी हुई है, वो तुम्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। मैंने बातों बातों में मुश्ताक साहब से भी सपेरन की मुड़ी के खंडर के बारे में पूछा तो वो बोले, अरे मियाँ, यहाँ मुगलों से पहले के किसी हिंदू राजा की पालतू बिल्ली सफर के दौरान मर गई थी। राजा ने इस जगह उसकी चिता बनाकर उसे बाकायदा हिंदुओं की रस्म के मुताबिक जलाया था। फिर उस बिल्ली की मुड़ी बना दी गई। मैंने कहा, मैंने सुना है कि ये किसी सपेरन की मुड़ी है जो असल में नागिन थी। मुश्ताक साहब कहकहा लगाकर हंस पड़े। बोले, भाई करमदाद, दिल्ली में तुम्हें बड़े दास्तान गो मिलेंगे। हर एक के पास नई कहानी होगी। इस खंडर में दिन के वक्त एक कुम्हार अपने गधे बांधता है, बेशक जाकर देख लेना। मुश्ताक साहब पर मुझे एतमाद था। उनकी बातों ने मेरे तवहुमात को मेरे जहन से निकाल दिया। मेरा ये शक भी खत्म हो गया कि जमीला पर सांप के मंत्रों का असर नमूदार होना शुरू हो गया है। दरअसल मैं जिन हालात से गुजर कर आया था और जिन हालात में फंसा हुआ था, ये उनका तकाजा था कि मेरे दिल में इस किस्म के शक पैदा हो। मुश्ताक साहब ने मुझे ये भी बताया कि उनका वो आदमी जो दिल्ली के सबसे बड़े बदमाश श्रीराज का दस्तेरास्त है और उनका वाकिफकार है, होटल में आया है। मैंने कहा, क्या कह रहा था? मुश्ताक साहब ने कहा, उसने तो कोई जिक्र नहीं किया था, चूंकि वो मेरा पुराना वाकिफकार है और मुसलमान है। मैंने खुद ही बातों बातों में उससे तुम्हारी बीवी का जिक्र किया तो वो कहने लगा, मुश्ताक भाई, वो औरत तो श्रीराज के गुरु देवगिरी के मंदिर से भी फरार हो गई है। श्रीराज को बड़ा दुख हुआ है। जिस औरत को उन्होंने अपने गुरु की दासी बनाया था वो उन्हें धोखा दे गई। मैंने पूछा, आपने और क्या कुछ मालूम किया? उसने ये भी बताया कि श्रीराज ने अपने खास जासूसों को संभलपुर और देवगढ़ की जानिब रवाना कर दिया है ताकि वो जमीला को जहाँ कहीं भी हो पकड़ कर वापस गुरु देवगिरी के पास पहुँचा दें। ये उसके गुमान में भी नहीं है कि तुम लोग दिल्ली आ गए हो। ये भी एक धड़का मुझे लग गया।
आया। मैंने मुश्ताक साहब से कहा, मुश्ताक साहब, मेरा तो ख्याल है कि हमें जितनी जल्दी हो सके कलकत्ते चले जाना चाहिए। यहाँ श्रीराज को हमारी बू मिल गई तो मुझे खतरा है कि कहीं जमीला फिर अगवा ना हो जाए। मैं यहाँ अजनबी हूँ, सिवाय आपके मुझे यहाँ कोई नहीं जानता और उस बदमाश श्रीराज के हाथ बड़े लंबे हैं। मुश्ताक साहब बोले, अरे मियाँ, तुम जहाँ बैठे हुए हो यहाँ तुम्हारी हवा को भी कोई नहीं छू सकता। मेरे होते हुए तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैं तो आज ही तुम्हें कलकत्ते रवाना कर दूं, मगर मैं हाजी फरीद साहब को वक्त देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है तो उन्हें तुम लोगों के भारत से निकालने का कोई बंदोबस्त कर लेने दो। मैं इंशाल्लाह परसों दोबारा हाजी फरीद साहब को फोन करूंगा। अगर उन्होंने इशारा दिया तो तुम फौरन कलकत्ते रवाना हो जाना। मेरी हालत ये हो गई थी कि एक मुसीबत दूर होती थी तो दूसरी मुसीबत सर उठा लेती थी। एक परेशानी से निजात मिलती तो दूसरी परेशानी शुरू हो जाती। मुश्ताक अली साहब की मर्जी के खिलाफ मैं कोई कदम नहीं उठाना चाहता था। मैं अज खुद कोई कदम उठाने की पोजीशन में नहीं था। मैं बांग्लादेश से भाग कर आया था। मुझ पर मफरूर जंगी कैदी का इल्जाम भी था। मेरी बीवी के पीछे बकौल कावेरी के कोई न कोई जहरीला सांप भी लगा हुआ था। इस एतबार से मैं मजबूर था कि वहीं छुप कर बैठा रहूं। मुश्ताक साहब ने दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाया, फिर वो चले गए। रात को सोने से पहले जमीला अफसुर्दा सी होकर कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि हम पाकिस्तान जा सकेंगे। मैंने कहा, तुम खामखा मायूस हो रही हो। इधर मुश्ताक साहब, उधर कलकत्ते में हाजी फरीद साहब हमारे लिए कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम अपने वतन पाकिस्तान जरूर पहुंच जाएंगे। रात 11 बजे तक मैं और जमीला बातें करते रहे। वो बड़ी उदास थी। मेरे बहलाने पर भी उसकी उदासी दूर न होती। बार बार गहरे सांस लेती और बंद दरवाजे को यूं देखती जैसे किसी ने बाहर से उसे आवाज दी हो। मैं अंदर ही अंदर उसकी इस कैफियत को देखकर काफी परेशान था, मगर मैं सिवाय उसका दिल बहलाने और सब्र करने के और कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद मैंने मोमबत्ती बुझा दी और हम अपने अपने पलंग पर लिहाफ ओढ़ कर लेट गए। मुझे जमीला के कभी कभी जोर से सांस लेने की आवाज आती तो मैं लिहाफ के अंदर आंखें खोलकर किसी गहरी सोच में गुम हो जाता। किसी वक्त उसके सांस की आवाज मुझे ऐसे लगती जैसे किसी सांप की फुनकार हो। मैं आंखें बंद कर लेता और खुदा के हुजूर दुआ करता कि ऐ पाक परवरदिगार, तू मेरी बीवी को अपनी हिफाजत में रखना, हमारे गुनाह माफ कर देना, तू बख्शने वाला मेहरबान है। मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। रात के किसी वक्त मुझे प्यास महसूस हुई। मैं लिहाफ हटाकर उठा। कमरे में बत्ती नहीं जल रही थी। मैंने टेबल लैंप रोशन कर दिया। जमीला अपने पलंग पर नहीं थी। कमरे का दरवाजा बंद था। गुस्ल खाने का भी दरवाजा बंद था। मैंने ख्याल किया कि वो गुस्ल खाने में गई होगी। पलंग के पास ही तपाई पर पानी की बोतल और ग्लास पड़ा था। मैंने उसमें से पानी निकाल कर पिया और बोतल बंद करके गुस्ल खाने की तरफ देखने लगा। गुस्ल खाने में खामोशी थी। मैं उठकर दरवाजे के पास गया और जमीला को आवाज दी। अंदर से किसी ने जवाब न दिया। मैंने दरवाजा खोल कर देखा, गुस्ल खाना खाली था। मैंने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। कमरे की चटखनी खुली हुई थी। इसका मतलब था कि जमीला कमरे से बाहर गई थी, मगर वो इतनी सर्दी में रात गए बाहर क्या करने जा सकती है। मैं कमरे से बाहर चला आया। कमरे का दरवाजा मकान के पहलू वाले छोटे से बरामदे में खुलता था। बरामदे में बल्ब रोशन था। बरामदा भी खाली पड़ा था। अब तो मैं बहुत परेशान हो गया। या अल्लाह खैर, ये औरत कहाँ चली गई है। मैं बरामदे से निकलकर छोटे से सहन में इधर उधर देखने लगा। फिर मकान के सदर दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर झांक कर देखा। बाहर सर्दी में हू का आलम था। मैं मकान से बाहर निकलकर इधर उधर अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। इतने में एक तरफ से एक इंसानी साया मुझे अपनी तरफ बढ़ता दिखाई दिया। मैं वहीं बुत बनकर खड़ा रहा। ये जमीला ही थी। मैंने हैरान होकर पूछा, जमीला तुम कहाँ चली गई थी। उसने सर्द आह भरकर कहा, कमरे में दिल बहुत घबराने लगा था, बस बाहर ताजा हवा में टहलने के लिए निकल आई थी। तुम्हें इसलिए न जगाया कि तुम्हारी नींद खराब होगी। मैंने उसके शाने पर हाथ रख दिया। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। खुदा के लिए आइंदा ऐसी हरकत मत करना। अगर बाहर टहलने को दिल करे तो मुझे जगा लेना। जमीला के शाने गर्म थे। हालांकि बाहर बड़ी सर्दी थी और ओस भी गिर रही थी। वो खामोशी से सर झुकाए मेरे साथ चलती मकान के अंदर आ गई। मुझे सख्त सर्दी लग रही थी, मगर जमीला बगैर स्वेटर कोट के बाहर निकल गई थी और उसे बिल्कुल सर्दी नहीं लग रही थी। मैंने कहा, बाहर निकलते वक्त कोट पहन लेना था, बाहर कितनी सर्दी है। जमीला ने आहिस्ता से हूं कहा और बेडरूम में आकर अपने पलंग पर लेट गई। मैंने लिहाफ उसके ऊपर कर दिया। उसने कमजोर सी आवाज में कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। मगर मेरी नींद उड़ चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।